Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about killing of dolphins in Assam, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली carcasses मतलब द डेड बॉडी ऑफ 2 गैंजेटिक डॉल्फिन्स वेर फाउंड इन असम इन कामरूप रूरल डिस्ट्रिक्ट. तो माना जा रहा है कि इनको जानबूझ करके इलीगल हंटिंग के ये शिकार हुए हैं दोनों डॉल्फिन, और इस तरह के पहले भी केसेस आ चुके हैं, खासकर गुवाहाटी के आसपास के एरियाज़ में, जहाँ पे डॉल्फिन्स का इलीगल हंटिंग करके उनको मार्केट में बेचा गया है. सो डॉल्फिन्स आर टारगेटेड इन असम बाय पोचर्स मेनली बिकॉज ऑफ देयर स्किन एंड ऑयल. बहुत बार उसके मीट के लिए भी उसको बेचा जाता है, लेकिन जनरली स्किन और उसके ऑयल के लिए डॉल्फिन्स आर टारगेटेड इन असम. माना जाता है कि जो डॉल्फिन से निकलने वाला ऑयल है दैट इज़ हेल्पफुल इन अर्थराइटिस. इस कारण से इसका ऑयल जो है वो काफ़ी डिमांड में रहता है. लेकिन सिंस डॉल्फिन्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, यानी कि इस कारण से जिन लोगों ने भी डॉल्फिन्स को मारा है और उन लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन से लिया जाएगा, क्योंकि डॉल्फिन इज़ इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो एक बार शेड्यूल सारे रिवाइज कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, कि कौन कौन से शेड्यूल में कौन कौन से फ्लोरास फौनाज रखे गए हैं और उनको लेकर के क्या नियम कानून हैं. तो देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर टोटल 6 शेड्यूल्स हैं. शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन, यानी कि इस दोनों कैटेगरी में जो भी स्पीसीज़ रखे गए हैं एनिमल्स के, अगर उनको हंटिंग की जाती है तो उस केस में हाईएस्ट पेनल्टी है, बहुत ज़्यादा सज़ा होती है, फ़ाइन होता है, प्लस जेल की सज़ा भी होती है. उसके अलावा स्पीसीज़ लिस्टेड इन शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बट पेनल्टीज़ आर मच लोअर. लेकिन शेड्यूल 5 में वो स्पीसीज़ रखे गए हैं जिनकी हंटिंग की जा सकती है, जबकि शेड्यूल 6 में प्लांट स्पीसीज़ रखे गए हैं दैट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग. तो ये बातें ध्यान रखनी है. प्लांट 6 में स्पीसीज़ हैं, प्लांट स्पीसीज़ हैं शेड्यूल 6 में, जबकि शेड्यूल 1 to 5 में एनिमल्स हैं जिनकी हंटिंग पे ग्रेडेड तरीके से रिस्ट्रिक्शन है. शेड्यूल 5 में जो एनिमल्स हैं उनकी हंटिंग पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इसमें डॉग्स वगैरह रखे जाते हैं शेड्यूल 5 में. उसके अलावा वर्मिड एनिमल्स जिनके कारण आसपास के लोगों को खतरा होता है, वो सब शेड्यूल 5 में होते हैं. अब गैंजेटिक डॉल्फिन से रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं. गैंजेटिक डॉल्फिन्स आर जनरली फाउंड इन गैंगीज, मेघना, ब्रह्मपुत्र एंड कर्णफुली सांगू रिवर सिस्टम इन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश. तो ये 3 देशों में जनरली गैंजेटिक डॉल्फिन्स पाए जाते हैं. गैंजेटिक डॉल्फिन इज़ इंडियाज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल विच इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज सूसू. इट इज़ कैटेगराइज्ड एज endangered in IUCN रेड डाटा बुक. साइट्स के अंदर कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, यानी कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया गया है. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इट इज़ पुट अंडर शेड्यूल 1. और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं डॉल्फिन से रिलेटेड, गैंजेटिक डॉल्फिन से रिलेटेड. इट वॉज ऑफिशियली डिस्कवर्ड इन द ईयर 1801. इसकी आई साइट काफ़ी कमज़ोर होती है. सो एसेंशियली दे आर ब्लाइंड एंड दे हंट बाई एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड्स. तो ये साउंड भेजते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड रिलीज करते हैं, और जो भी इनका शिकार होता है उससे टकरा करके जब वो साउंड इनके पास वापस आता है तो इसकी मदद से ये अपने शिकार को लोकेट कर पाते हैं. लेकिन आप इनको पूरी तरह से ब्लाइंड नहीं कह सकते, इनकी आईसाइट कमज़ोर होती है, बट दे कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन डे एंड नाइट, लाइट एंड डार्क. उसके अलावा फीमेल्स आर लार्जर दैन मेल्स एंड गिव बर्थ वंस एवरी 2 to 3 years एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल in 2009. उसके अलावा इट इज़ ऑल्सो स्टेट वाटर एनिमल ऑफ असम प्लस इट इज़ सिटी एनिमल ऑफ गुवाहाटी सिटी. पिछले साल
जब 2020 में इंडिपेंडेंस डे स्पीच दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो उस स्पीच के दौरान उन्होंने अनाउंस किया था कि द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट प्रोजेक्ट डॉल्फिन विच विल बी लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन 10 साल के लिए चलाया जाएगा, जिसमें डॉल्फिन की पॉपुलेशंस को बढ़ाने पे फोकस किया जाएगा। अंडर दिस प्रोजेक्ट डॉल्फिन बोथ गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन एंड ओशनिक डॉल्फिन्स के पॉपुलेशन को बढ़ाने पे फोकस किया जाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। वैसे ये टॉपिक एग्जैक्टली मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, बट फिर भी आप इंटरनेट से थोड़ा सर्च करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और विक्रमशिला वैसे भी आपको पता होगा, इट इज़ ए प्लेस इन बिहार, तो इस थोड़ा सा गेस वर्क करके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। The next article is taken from international segment. It is about 2+2 ministerial talk between India and Australia, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म क्या होता है पहले भी हम देख चुके हैं। देखिए 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म जिस भी दो कंट्री के बीच में होता है उसमें कैसा होता है, अगर ये मिनिस्टीरियल लेवल का डायलॉग प्लेटफॉर्म है तो दो देशों के उनके रेस्पेक्टिव फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर, जो दूसरा देश है जिसके साथ उन्होंने 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म साइन कर रखा है, उसके देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ मुलाकात करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आप, इंडिया और जापान के बीच में ऑलरेडी 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया जा चुका है। तो जापान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग प्लेटफॉर्म न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ पिछले साल हमने 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग प्लेटफॉर्म अग्रीमेंट साइन किया था। उसके पहले हमारा सेक्रेटरी लेवल का 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म था ऑस्ट्रेलिया के साथ, मतलब हमारे डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस और फॉरेन सेक्रेटरी के साथ मुलाकात करते थे, लेकिन हमने उसको अपग्रेड करके सेक्रेटरी लेवल से मिनिस्टीरियल लेवल का 2+2 डायलॉग प्लेटफॉर्म बना दिया पिछले साल, जब हमारी और ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एक वर्चुअल समिट हुई थी। तब आपको याद होगा पिछले साल जून में मैंने ये न्यूज़पेपर आर्टिकल में कराया था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वर्चुअल समिट हुई है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के साथ मुलाकात की थी, बातचीत की थी। उस टाइम में दोनों देशों ने फैसला लिया था कि हम अपने 2+2 सेक्रेटरी लेवल डायलॉग को अपग्रेड करके मिनिस्टीरियल लेवल डायलॉग तक अपग्रेड करेंगे। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। पिछले साल हमने फैसला लिया था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच का रिलेशन जो होगा दैट विल बी अपग्रेडेड टू 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग प्लेटफॉर्म, और उसके बाद अब इस साल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की पहली मिनिस्टीरियल डायलॉग प्लेटफॉर्म होने वाली है, 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग प्लेटफॉर्म होने वाली है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे देश के डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात करेंगे। तो इसकी थोड़ी एनालिसिस भी कर लेते हैं। पिछले अगर एक साल में आप देखें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री रिलेशंस काफ़ी मजबूत हुए हैं, और उसके पीछे कारण है चाइना। चाइना इज़ द कॉमन फैक्टर, क्योंकि दोनों ही देशों ने चाइना के साथ बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटी देखी है 2020 में। इंडिया और चाइना की हॉस्टिलिटी तो आपको पता ही है, राइट आफ्टर गलवान वैली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अराउंड बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे लास्ट ईयर। गलवान वैली में तो वो इंसिडेंट में हमारे 20 सोल्जर्स मर्टायर भी हुए। तो उसके बाद से इंडिया और चाइना के बीच के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब डिटेरियोरेट हुए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस भी पिछले साल बहुत ख़राब हुए हैं, और इसके पीछे एक मेन कारण रहा है ऑस्ट्रेलिया का डिमांड करना ऑफ इम्पार्शियल ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ कोविड, कि कोविड कहाँ से शुरू हुआ है, इसकी एक निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट जांच होनी चाहिए, ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड किया। तो उसके बाद चाइना ने काफ़ी अग्रेसिव हॉस्टाइल जवाब दिया था चाइना को, 14 पॉइंट लेटर लिखा था पूरी तरह से चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को थ्रेटन करते हुए। तो ये बात तो मैंने आपको बताई कि ऑस्ट्रेलिया ने जब ये डिमांड करा कि एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए, इस पे चाइना पूरी तरह से भड़क गया, और उसने 14 पॉइंट का एक थ्रेटनिंग लेटर लिखा था ऑस्ट्रेलिया को, जिसमें उसने धमकी दी थी कि हम अपने सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ख़त्म कर देंगे, हमारे जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पढ़ने जाते हैं जिस कारण से आपको बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व की कमाई होती है ऑस्ट्रेलिया को, वो ख़त्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को इतनी धमकियों के बाद ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए थे, और धीरे धीरे फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो बाकी सारे जो एंटी चाइना ग्रुप्स हैं जैसे जापान हो गया, यूएस हो गया या इंडिया हो गया, उनके साथ अपनी स्ट्रेटजिक और मिलिट्री रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने लगा। और यही कारण है कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज को परमानेंटली ज्वाइन कर लिया एज ए परमानेंट मेंबर। ऑस्ट्रेलिया उसके पहले भी पार्टिसिपेट करता रहा है मालाबार नेवल एक्सरसाइज में, जो मेनली 3 देशों द्वारा चलाई जाती है, जापान,
यूएस और इंडिया, लेकिन पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने उसको एक परमानेंट मेंबर की तरह ज्वाइन किया एंड इट सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू चाइना कि नाउ आई एम अलाइनिंग विद द एंटी चाइना ग्रुप। क्वाड ग्रुप को हमने फॉर्मलाइज किया लास्ट ईयर। क्वाड ग्रुप भी आपको पता है यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच में है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर साइंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ इंडिया इन जून 2020 और इसी को आगे ले जाते हुए एंटी चाइना कोलैबोरेशन को मजबूत करते हुए अब हमने फिर इस साल एक नेवल एक्सरसाइज भी किया ऑस्ट्रेलिया के साथ जिसका नाम है ऑसी इंडेक्स। ये नेवल एक्सरसाइज इस साल शुरू नहीं हुआ है, दिस इज़ द 4th एडिशन, बट कहीं ना कहीं अब एंटी चाइना ग्रुप जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द यूनिलैटरल राइज ऑफ चाइना एंड एग्रेसिवनेस ऑफ चाइना दैट इट हैज़ शोन स्पेशली इन साउथ चाइना सी। तो हाल फिलहाल में ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग तो होने ही वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उसके अलावा वी आर नाउ हैविंग ऑसी इंडेक्स, अ नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया दैट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 6th to 10th September. It will be 4th edition of the naval exercise OSI Index. The next article is again taken from international segment. It is about Taliban controlling Panjshir Valley and this topic is again important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो देखिए अभी भी कुछ मीडिया हाउसेज इसको डिस्प्यूट कर रहे हैं लेकिन ज़्यादातर जगहों पे यही खबर आई है कि पंजशीर वैली को भी अब तालिबान ने कैप्चर कर लिया है। तो पंजशीर वैली से रिलेटेड पहले भी मैं आर्टिकल कवर कर चुका हूँ जहाँ मैंने आपको बताया कि पूरे अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो चुका है एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर रीजन पंजशीर वैली, जहाँ पे तजीक ट्राइब के लोग, तजनिक एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं। तो ये जो तजीक ग्रुप जो पंजशीर वैली में रहता है ये लास्ट ग्राउंड था ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट तालिबान। उम्मीद की जा रही थी कि बस ये एक एरिया ऐसा है जहां तालिबान जिसको कब्जा नहीं कर सकता और अगर एंटी तालिबान कोई ड्राइव स्टार्ट किया जाना है इन अफ़गानिस्तान तो उसके लिए ग्राउंड जीरो बनेगा पंजशीर वैली। ज़्यादातर जो तालिबानी हैं वो पश्तून ट्राइब को बिलोंग करते हैं। पहले ये डेमोग्राफी मैं अफ़गानिस्तान की करा चुका हूँ। ज़्यादातर जो है वो पश्तून्स को बिलोंग करते हैं। नदन साइड में कुछ तजीक्स, उज्बेक्स रहते हैं, हजाराज रहते हैं जिन्होंने मिल करके आपस में ग्रुप बनाया था नदन अलायंस इन ऑर्डर टू काउंटर तालिबान। लेकिन नदन अलायंस बहुत हद तक कमज़ोर पड़ गया। जो तजीक्स थे पंजशीर वैली के वही बस स्टैंड कर पा रहे थे अगेंस्ट तालिबान और इकलौता ऐसा जगह पंजशीर वैली बचा था दैट वाज स्टिल नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ तालिबान। लेकिन अब खबरें ये निकल के आ रही हैं कि पंजशीर वैली हैज़ ऑल्सो फॉलन एंड हैज़ बिन कैप्चर्ड बाय तालिबान। जो पंजशीर वैली के जो दो तजीक लीडर्स थे अहमद मसूद एंड अमरुल्ला साले, ये दोनों इन्होंने पंजशीर वैली छोड़ दिया है और तजिकिस्तान में जाकर के उन्होंने रेफ्यूज ले लिया है। तो एक लास्ट ग्राउंड जो उम्मीद की जा रही थी कि तालिबान के खिलाफ स्ट्रगल करने में वो इफ़ेक्टिव होगा वो भी फॉल हो चुका है अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आर्टिकल्स। ये आर्टिकल मैं द हिंदू से कवर कर रहा हूँ। वो बात अलग है कि कई सारे न्यूज़ में अभी भी ये दिखा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज में ये दिखा रहा है कि तालिबान झूठ बोल रहा है, पंजशीर वैली अभी भी उनके कंट्रोल में आया नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ द हिंदू की या इंडियन एक्सप्रेस की, उनके इस आर्टिकल के हिसाब से पंजशीर वैली हैज़ नाउ बिन कैप्चर्ड बाई तालिबान एंड इट इज़ अ ग्रेट सेटबैक फॉर इंडिया ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिया कहीं ना कहीं तो देखिए ये चाह ही रहा है कि तालिबान का पूरी तरह से कंट्रोल ना आए अफ़गानिस्तान पे, लेकिन इट इज़ अ सेटबैक फॉर इंडिया एंड इट इज़ अ स्ट्रैटेजिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान, ऐसा रिपोर्ट्स के हिसाब से पता चल रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, ISI ने पूरा सपोर्ट दिया है तालिबान को इन ऑर्डर टू कैप्चर पंजशीर वैली। माना जा रहा है कि ISI चीफ काबुल में खुद प्रेजेंट होकर के उन्होंने इंश्योर कराया है कि पंजशीर वैली फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ तालिबान। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरह से तालिबान की मदद कर रहा है इन ऑर्डर टू एक्सपेक्ट अ रिटर्न गिफ्ट फ्रॉम तालिबान इन फ्यूचर, और रिटर्न गिफ्ट उसका यही हो सकता है कि वो तालिबान को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करे इन ऑर्डर टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर। और यही कारण है कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया ने सर्विलेंस काफ़ी बढ़ा दिया है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम्स इंडिया में बढ़ सकते हैं। पिछले बार भी 1996 से 2001 तक जब तालिबान का रूल रहा था अफगानिस्तान में, उस टाइम में हमने देखा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन इंडिया, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे और ड्रग ट्रैफिकिंग इन पंजाब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो ऐसे सिनेरियो दोबारा रिपीट ना हो, इस कारण से इंडिया इस पर काफ़ी विजिलेंट है। लेकिन पाकिस्तान अपनी एक्सेस तालिबान के साथ लगातार मजबूत कर रहा है और उसी की मदद से ये पंजशीर वैली हैज़ बीन नाउ कैप्चर्ड बाय तालिबान, ऐसा इन आर्टिकल्स के हिसाब से बताया गया है।
The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Inspiration 4 mission. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. तो इंस्पिरेशन 4 मिशन देखिए काफ़ी सरल सा मिशन है जिसमें 4 प्राइवेट सिटीजन्स स्पेस में भेजे जाएंगे 3 दिनों के लिए। और ये मिशन भेज रहा है स्पेसएक्स, जो अमेरिका की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसके हेड हैं एलॉन मस्क। आप जानते ही होंगे, इनसे रिलेटेड कई सारे आर्टिकल मैंने कवर किए हैं। तो स्पेसएक्स जो एलॉन मस्क की कंपनी है वो 4 प्राइवेट सिटीजन्स को स्पेस में भेज रही है 3 दिनों के लिए। उसका नाम दिया गया इंस्पिरेशन 4 मिशन। ये मिशन खास इसलिए है क्योंकि इट विल बी फॉर द फर्स्ट टाइम देयर विल बी एन ऑल सिविलियन नॉन गवर्नमेंट स्पेस फ्लाइट। तो पहली बार पूरी तरह से सिविलियन और नॉन गवर्नमेंट स्पेस फ्लाइट भेजी जा रही है। 4 सिविलियन होंगे और ये स्पेस फ्लाइट 15 सितंबर को लॉन्च होगी, 3 दिनों तक ये स्पेस में रहेगी। और उसके बाद जो मेन कोर वेसल होगा वो आकर के अटलांटिक ओशन में गिरेगा, जहाँ से ये फिर 4 लोग वापस अर्थ के ऊपर रिटर्न होंगे। तो इट विल स्प्लैश डाउन इन द अटलांटिक ओशन आफ्टर रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ फॉर 3 days। और ये लोग लगभग 575 किलोमीटर हाइट पे, ये जो इंस्पिरेशन 4 मिशन होगा, इट विल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट ए हाइट ऑफ अबाउट 575 किलोमीटर, विच इज़ इवन हाइयर दैन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो लगभग 408 किलोमीटर के हाइट पे है। इट विल बी अगेन बियॉन्ड हुबल टेलीस्कोप जो 547 किलोमीटर की हाइट पे है। दिस विल बी द फारदेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई अ क्रू मिशन सिंस 2009 में एक मिशन भेजा गया था इन ऑर्डर टू रिपेयर हुबल टेलीस्कोप जो इससे दूर गया था। The next article is taken from Assam segment. It is about elephants being killed on railway track. And this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो देखिए काफ़ी सरल सा न्यूज़ है। NGT ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती है, उसने एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी जिसको काम दिया गया था कि वो स्टडी करे कि रेलवे ट्रैक्स पे रेलवे इंजन्स के से टकराने के कारण कितने एलिफेंट्स की डेथ हुई है इन लास्ट 10 years, उसका एक रिपोर्ट वो पब्लिश करें। तो इस रिपोर्ट से ये पता चला है, स्टडी बाय दिस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की सेंट्रल मॉनिटरी कमेटी के इस रिपोर्ट से ये पता चला है कि पिछले 10 सालों में 2009-10 से लेकर के 2020-21 तक में 186 एलिफेंट्स वर बीइंग हिट बाय ए ट्रेन ऑन रेलवे ट्रैक्स। और इसमें आपको APSC पॉइंट ऑफ व्यू से बात ये याद रखनी है कि आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई हैं ऑफ एलिफेंट्स ऑन रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक पे रेलवे ट्रेन के कारण टकराने से सबसे ज़्यादा पिछले 10 सालों में अगर कहीं डेथ हुई है तो वो है आसाम में। टोटल 62 एलिफेंट्स हैव डाइड इन आसाम इन लास्ट 10 years बिकॉज ऑफ कोलिजन विथ अ ट्रेन ऑन रेलवे ट्रैक। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल विथ 57 नंबर एंड तीसरे नंबर पे उड़ीसा विथ 27 स्कोर। तो एलिफेंट्स की लगातार डेथ बिकॉज ऑफ कोलिजन विथ रेलवे ट्रेन, इसके पीछे मेन कारण है कि जो भी हमारा एलिफेंट कॉरिडोर्स है, एलिफेंट कॉरिडोर्स के अलोंग हम रेलवे लाइन बनाते हैं और इस कारण से मेनली कोलिजन होता है एलिफेंट्स और ट्रेन के बीच में। तो इसका एक ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि जो भी एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं उससे एलिवेटेड तरीके से या अंडरग्राउंड हम लोग रेलवे ट्रैक बिछाएं या रोडवे बनाएं रादर दैन पासिंग थ्रू और मूविंग थ्रू दिस एलिफेंट कॉरिडोर्स। तो इसको हमें अवॉइड करना होगा। इसको लेकर के हाल फिलहाल में कई सारे डिसीजंस भी लिए हैं आसाम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने। उसके अलावा जब एलिफेंट डेथ्स की बात चली है तो एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि एलिफेंट डेथ्स रेलवे ट्रैक पे कितने एलिफेंट डेथ हुई है उसकी तो इंक्वायरी हुई है बाय द सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बाय NGT। उसके अलावा एक और प्रोग्राम चलाया जाता है जिसका नाम है माइक प्रोग्राम, जिसमें एलिफेंट्स का इलीगल तरीके से कितनी डेथ हुई है उसकी काउंटिंग की जाती है। इस माइक प्रोग्राम जो इंडिया में चलाया जा रहा है इसका फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट program. This was launched in 2003, which is an international collaboration that tracks trend in information related to illegal killing of elephants in entire Asia and Africa. तो माइक प्रोग्राम एशिया और अफ्रीका में एलिफेंट्स को इलीगल तरीके से कितने डेथ हुई है उनकी अकाउंटिंग की जाती है। तो माइक प्रोग्राम इंडिया के 10 एलिफेंट रिजर्व्स में चलाया जा रहा है और 10 एलिफेंट रिजर्व्स ये हैं। सारे के सारे तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन APSC पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि आसाम में 2 एलिफेंट रिजर्व्स हैं, दहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व एंड चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व। अब तो दहिंग पटकाई आपको पता है नेशनल पार्क भी बन चुका है। ये दोनों ऐसे साइट हैं जहाँ पे माइक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। माइक मतलब मॉनिटरिंग ऑफ द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो ये 10 में से 2
आसाम के हैं, इनको याद रखना, चिरांग, रिपू एंड दिहिंग पटकाई। इस टॉपिक के बेसिस पे ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर एक बार देख लेते हैं। सिम्बेक्स इज ए नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। Which of the following statements are true about Komodo dragons? They are found in the region only around Komodo National Park. Absolutely correct. They have been recently categorized as critically endangered by IUCN. This is wrong. They have been categorized as endangered, and they are the largest living lizard on the earth. Absolutely correct. So the correct answer will be C, 1 and 3 only. Sarathi is a well-known book on moral percept in Assamese that was authored by Satyanath Bora. So the correct answer will be option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.